हम लोग रोज अपने आसपास बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं ना। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। पर कभी सोचा है कि आखिर क्या चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़े रखती है? इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजेदार और गहरा है। जरा एक पल के लिए किसी भी इमारत को देखिए। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा लगता है, नहीं? बस ईंटें हैं, कंक्रीट है, कांच है। लेकिन इन्हीं रोजमर्रा की चीजों के अंदर साइंस की एक पूरी दुनिया छिपी हुई है। और यही तो असली बात है। हमारे पैरों के नीचे के पत्थर से लेकर दीवारों पर लगे पेंट तक कुछ भी बस ऐसे ही नहीं है। हर एक चीज को उसके साइंटिफिक गुणों के आधार पर एक बहुत ही खास वजह के लिए बनाया गया है, परखा गया है और फिर चुना गया है। तो चलिए अपना सफर वहीं से शुरू करते हैं जहां से हर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, धरती से। सबसे पहले उन मटेरियल्स को देखते हैं जो हम सीधे जमीन से निकालते हैं और समझते हैं कि हम अपनी दुनिया बनाने के लिए कुदरत के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। अच्छा, तो बिल्डिंग में लगने वाला पत्थर कोई भी ऐसा वैसा पत्थर नहीं होता। इसे समझिए कि ये नेचर का खुद का बनाया हुआ इंजीनियरिंग मटेरियल है। उसके अंदर कौन से मिनरल्स हैं और लाखों सालों में उस पर कितना दबाव पड़ा है, यही तय करता है कि वो एक पुल का वजन उठा पाएगा या दबाव पड़ते ही टूट जाएगा। और इस पत्थर को तैयार करने का प्रोसेस भी बड़ा दिलचस्प है। ऐसा नहीं कि बस खदान से निकाला और इस्तेमाल कर लिया। सबसे पहले इसे गढ़ा जाता है, मतलब आकार दिया जाता है। और ये तब किया जाता है जब उसमें क्वारी सैप होता है। ये चट्टान के अंदर की नमी है जो उसे नरम बनाती है और तराशने में मदद करती है। एक बार आकार मिल गया, फिर उसे महीनों तक सीजनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे सूख कर अपनी पूरी ताकत हासिल कर ले। ये चार्ट देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाती है। सारे पत्थर बराबर नहीं होते। जरा बसाल्ट की ताकत पर नजर डालिए। 3500 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक, मतलब ये भारी भरकम नींव के लिए परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ चूना पत्थर, जिसकी ताकत थोड़ी कम है, वो सजावट के कामों के लिए ज्यादा अच्छा है। तो देखा, हर पत्थर का अपना एक काम है, अपना एक मकसद। चलिए अब उन मटेरियल्स पर आते हैं जिन्हें हम सिर्फ आकार नहीं देते बल्कि पूरी तरह बदल देते हैं। हम प्रकृति से मिली चीजों को लेते हैं और तेज गर्मी का इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया गढ़ते हैं। और हमारा पहला पड़ाव है मामूली सी दिखने वाली ईंट। देखिए, एक अच्छी ईंट सिर्फ पकी हुई मिट्टी नहीं होती, ये एक सटीक केमिकल रेसिपी है। सिलिका, जो कि 50-60% है, वो ईंट के ढांचे की तरह काम करता है, उसे आकार देता है और सिकुड़ने से रोकता है। फिर आता है एल्यूमिना, जो मिट्टी को उसकी प्लास्टिसिटी देता है, मतलब बिना टूटे ढलने की काबिलियत। हर चीज का एक बहुत जरूरी रोल है। ये पूरा प्रोसेस मिट्टी को सिरेमिक में बदल देता है। लेकिन असली जादू होता है चौथे स्टेप में, पकाने में। 1200 डिग्री सेल्सियस के भयानक तापमान पर मिट्टी के कण सचमुच एक दूसरे में पिघल कर जुड़ जाते हैं। इससे एक मजबूत विट्रीफाइड, यानी लगभग कांच जैसी संरचना बनती है। बस इसी पल नरम मिट्टी एक ताकतवर बिल्डिंग ब्लॉक बन जाती है। वो है सीमेंट। पर यह सिर्फ एक मामूली पाउडर नहीं है, इसे कहते हैं हाइड्रोलिक बाइंडर। ये कहने का एक फैंसी तरीका है कि ये पानी के साथ एक केमिकल रिएक्शन करके पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। सीमेंट की ताकत का सारा राज इन 4 केमिकल कंपाउंड्स में छिपा है, जिन्हें बोग्स कंपाउंड्स कहते हैं। इन्हें एक म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। C3S यानी एलाइट पहले हफ्ते में ही जोरदार ताकत देता है, और C2S यानी बेलाइट वो धीरे धीरे महीनों और सालों तक लगातार ताकत बढ़ाता रहता है। हर कंपाउंड अपना काम बिल्कुल सही समय पर करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उस केमिकल ज्ञान का इस्तेमाल कैसे होता है। मान लीजिए कोई सड़क जल्दी ठीक करनी है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इस्तेमाल होगा, जिसमें C3S ज्यादा है। कोई बहुत बड़ा बांध बना रहे हैं, तो कम गर्मी वाला सीमेंट चुनेंगे, जिसमें C2S ज्यादा हो, ताकि ज्यादा गर्मी न बने और दरारें न पड़े। मतलब जरूरत के हिसाब से रेसिपी बदल दी जाती है। सदियों तक बिल्कुल फ्लैट कांच बनाना लगभग नामुमकिन था। खिड़कियों में हमेशा लहरें सी दिखती थीं। लेकिन फिर एक ऐसी कमाल की प्रक्रिया आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। असली कमाल तो स्टेप 2 में है। पिघले हुए कांच को पिघले हुए टिन के एक बड़े से टैंक पर डाला जाता है। अब क्योंकि कांच टिन से हल्का होता है और दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, तो ग्रेविटी और सरफेस टेंशन अपना काम करते हैं और कांच को एक बिल्कुल सपाट बराबर परत में फैला देते हैं। ये कितना सरल लेकिन शानदार आइडिया है ना? जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 1100 डिग्री सेल्सियस।
ये ज्वालामुखी के लावा से भी ज्यादा गर्म है। ये उस कमाल की इंजीनियरिंग को दिखाता है जो सिर्फ कांच की उन साफ बेदाग चादरों को बनाने में लगती है जिनसे हम हर रोज बाहर की दुनिया देखते हैं। तो हमारे पास ब्लॉक्स हो गए, खिड़कियां हो गईं, लेकिन इन्हें आपस में जोड़ता क्या है और मौसम से बचाता क्या है? चलिए अब कंस्ट्रक्शन के उन गुमनाम हीरोज की बात करते हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, वो अनदेखे बाइंडर और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। हो सकता है ये दोनों दिखने में काले और चिपचिपे हों, पर एक जैसे बिल्कुल नहीं है। बिटुमेन पेट्रोलियम को रिफाइन करने से मिलता है और सड़कों को पक्का करने का मेन मटेरियल है। वहीं दूसरी ओर टार कोयले या लकड़ी को गलाने से बनता है। अलग सोर्स, अलग गुण और अलग इस्तेमाल। पेंट सिर्फ रंग नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल सिस्टम है। बॉडी सतह को छिपाने का काम करती है। व्हीकल वो गोंद है जो सब कुछ जोड़े रखता है और एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाता है। और थिनर उसे लगाना आसान बना देता है। हर हिस्से का एक बहुत ही खास इंजीनियरिंग वाला मकसद है। तो अब हमारे पास ये सारे कमाल के इंजीनियर्ड मटेरियल्स हैं, लेकिन हम ये पक्का कैसे करें कि वे सच में सेफ और भरोसेमंद हैं, खासकर जब वे दुनिया के अलग अलग कोनों में बन रहे हों? ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका जवाब एक यूनिवर्सल भाषा में छिपा है। वो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। ये तो बस कुछ मिसालें हैं। हर टेस्ट एक जरूरी सवाल का जवाब देता है। क्या ये पत्थर बिल्डिंग का वजन सह पाएगा? क्या ये ईंट ठंडे मौसम में चटक जाएगी? क्या ये सीमेंट बहुत जल्दी सेट तो नहीं हो जाएगा? ये टेस्ट अंदाजे को खत्म करते हैं और सुरक्षा को पक्का करते हैं। ASTM और ISO जैसी संस्थाएं ही इन नियमों को बनाती हैं। वे ये सुनिश्चित करती हैं कि ब्राजील में किए गए क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट का वही मतलब हो जो जर्मनी में किए गए टेस्ट का है। ये एक ऐसी कॉमन भाषा है जो ग्लोबल कंस्ट्रक्शन को मुमकिन बनाती है। और ये हमें इस पूरी बातचीत के असली आइडिया पर वापस लाता है। हमारे चारों ओर की इमारतें सिर्फ पत्थर और स्टील के ढेर नहीं हैं। वे प्रैक्टिकल साइंस के बेहतरीन नमूने हैं, जहां हर एक हिस्से को उसके अपने साइंटिफिक ब्लूप्रिंट के हिसाब से चुना, बनाया और परखा गया है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो मटेरियल साइंस की दुनिया और भी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये सोचना कितना रोमांचक है कि कौन से नए और अविश्वसनीय मटेरियल्स हमारी आने वाली दुनिया को आकार देंगे। आगे क्या होगा, इसके बारे में क्या ख्याल है?